दोस्तों 2 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का समाज शास्त्र सोशोलॉजी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। और पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करा दिए हैं। और दोस्तों हम कवर कर रहे हैं 3 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में हम 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पार्ट 2 हमारा रहने वाला है। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th सोशोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी, तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। फिर इस वीडियो के बाद हमारे क्या है 3 नंबर वाले कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आगे मैं आपको 4 नंबर वाले बता दूंगा और वस्तुनिष्ठ भी आपको क्या कवर कराते जाऊंगा। तो हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यापार की सफलता में जाति एवं नातीदारी संपर्क कैसे योगदान कर सकते हैं। अब व्यापार और की सफलता में हमारा जो व्यापार है वो एकदम सक्सेसफुल हो जाए, तो जाति और नातीदारी के संपर्क है वो कैसे योगदान करेगा। पूर्व उपनिवेश काल तथा उसके बाद भारत के न केवल भारत बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी साथ विस्तृत व्यापारिक संबंध थे। इस तरह व्यापारिक संबंध उन व्यापारिक समूहों के साथ बनाए गए जिन्होंने आंतरिक एवं बाह्य व्यापार किए। इस तरह व्यापार समुदाय आधारित रिश्तेदारों और जातियों के द्वारा किए जाते हैं। इसमें परस्पर विश्वास, वफादारी तथा आपसी समझ होती है। उदाहरण के लिए विनिमय और ऊर्जा और कर्ज एक महत्वपूर्ण साधन हुंडी था, जिसे एक व्यापारी द्वारा जारी हुई हुंडी दूसरे कोने के व्यापारी द्वारा स्वीकार की जाती थी। विस्तृत संयुक्त परिवार जाति व नातेदारी के माध्यम से व्यवसाय का निर्माण करते हैं। तमिलनाडु के चेट्टियार व्यापारियों ने जाति आधारित व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई, जो दक्षिण पूर्व एशिया और सीलोन तक पहुंची। मारवाड़ी जो भारत के हर जगह में पाए जाते हैं जाना माना व्यापारिक समुदाय है, अतः भारत के एक देशी पूंजीवादी व्यवस्था में थी जिसमें व्यापार जाति व नातेदारी को ध्यान में रखकर किया जाता था। यानी अगर आपको क्या व्यापार बढ़ाना है तो आपकी जिसकी देखिए जानते हैं, अगर आप हम नॉर्मल मोहल्ले में देखें, मोहल्ले में जिसकी ज़्यादा पहचान होती है, ओके लोग जिसे जानते हैं और वो दुकान खोलता है तो उसकी क्या दुकान ज़्यादा चलेगी इस प्रकार से। तो लोगों की पहचान क्या जरूरी होती है दुकान के लिए, आपकी व्यापार की सफलता के लिए। नेक्स्ट, उदारीकरण की चुनौतियों और समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो उदारीकरण की चुनौतियाँ आपको समस्या बतानी है। तो उदारीकरण सरकार ने क्या गरीबी दूर करने के लिए जिन विकास योजनाओं को प्रारंभ किया है था वे उदारीकरण के कारण ठप्प हो गई हैं। फलस्वरूप गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। ये समस्या क्या हो रही, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही, क्यों बढ़ रही है? देखिए, जो विकास योजनाएं प्रारंभ की थी जो गरीबों के हितों में बनाई थी, जैसे उदारीकरण लागू हो गया। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, कुटीर उद्योग है, कोई गरीब व्यक्ति है, उसने अपना छोटा सा उद्योग स्टार्ट किया, कुटीर उद्योग स्टार्ट किया, लेकिन उदारीकरण कर दिया गया है, उदारीकरण की नीति अपनाई गई है। इससे जो विदेशी माल है वो क्या भारत आने लगा है, विदेशी सामान भारत आने लगा है, ओके, जिससे क्या है जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है वो प्रभावित हो गए हैं, जिससे क्या बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है। इस प्रकार से आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी उदारीकरण के कारण समाप्त होने से कृषि विकास रुक गया है तथा ग्रामीण निर्धन होने लगा है। उदारीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव यह भी है कि आम जन के कुटीर उद्योग का विघटन होने लगा, जो भी मैंने आपको बताया। इसके साथ ही उदारीकरण के मध्यम वर्ग में उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। परिणाम स्वरूप मध्यस्थ वर्ग ऋणग्रस्त होता जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, इनकी विशेषताएं लिखिए। तो सांस्कृतिक विविधता से तात्पर्य किसी समाज या समुदाय की संस्कृति में पाए जाने वाले अंतरों से होता है। भारत को एक अत्यंत विविधताओं वाला देश इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत में कई प्रकार के सामाजिक समूह व समुदाय निवास करते हैं। इन विभिन्नताओं समुदायों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताएं भाषा, धर्म, कुल, जाति, पंथ इत्यादि के रूप में प्रतिबंधित होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। विशेषताएं क्या हैं? सांस्कृतिक विविधता से भाईचारे की भावना का विकास होता है। सांस्कृतिक विविधता से देश की एकता को मजबूत करने में क्या सहायक होती हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है संप्रदायवाद और सांप्रदायिकता क्या है। संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक है, समझाइए या बताइए। तो संप्रदायवाद क्या है, सांप्रदायिकता क्या है? धार्मिक पहचान के आधार पर आक्रामक उग्रवाद। उग्रवाद एक ऐसी वृत्ति होती है जिसमें जो अपने ही समूह को वैध अथवा सर्वश्रेष्ठ बनाती है, अन्य समूहों को निम्न, अवैध अथवा विरोधी समझती है। अर्थात सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी हुई एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। यानी सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि अपने ही धर्म को महत्व देना और दूसरे धर्म की उपेक्षा करना। जैसे हिंदू है, मान लीजिए हिंदू केवल अपने धर्म को महत्व दें, बाकी अल्पसंख्यक उनके, जैसे अब हमारे आसपास के मुस्लिम भी रहते हैं, जैन धर्म के रहते हैं, ओके, इसके साथ ही जैसे ईसाई धर्म के रहते हैं। तो अगर हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, ओके,
उन्हें हीन दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारी सांप्रदायिकता की भावना कहलाएगी। सांप्रदायिकवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक है, क्योंकि सांप्रदायवाद विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच बेमन, अविश्वास और नफरत पैदा करता है। भारत जैसे बहुधार्मिक और विविधता से भरे देश की एकता और अखंडता के लिए यह बहुत बड़ा क्या खतरा है। जब कोई संप्रदाय अपने धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है और उसमें क्या श्रेष्ठता की भावना रहती है, हर बार अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास किया जाता है। ओके, दूसरे धर्मों को क्या है, मतलब दूसरे धर्मों को है नीचे दिखाया जाता है और अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो ये अगर जी ऐसा प्रयास हो रहा तो यही क्या संप्रदायवाद है। ओके, और आपने यह प्रयास कहाँ कहाँ कब देखा है, तो आप इसे बात को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब कोई संप्रदायवाद अपने धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है और राष्ट्र हित से ऊपर रखता है, तो इससे समाज में विभाजन पैदा हो जाता है। यह गंदे, हिंसा और असहिष्णुता को जन्म देता है, समाज का बांटकर राष्ट्रीय एकता को क्या कमजोर करता है। यह संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना के विपरीत है। इससे लोकतंत्र की शक्ति क्षीण होती है। लोग अपने अपने धर्म को महत्व देने के लिए कानून का उल्लंघन करते हैं, जिससे राष्ट्रीय शांति भी क्या भंग हो जाती है। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज से क्या तात्पर्य, मजदूर संघ का अर्थ क्या है। तो औद्योगिक समाज एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें लोगों की एक बड़ी संख्या अपनी आजीविका के लिए विभिन्न उद्योगों से संबंधित कार्यों पर निर्भर रहती है। औद्योगिक समाज समझ गए हैं कि जिस ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लोगों की एक बड़ी संख्या अपनी आजीविका के लिए, तो ऐसे समाज के लोग जो बड़ी संख्या में अपनी आजीविका के लिए उद्योगों से संबंधित कार्यों पर निर्भर हो, तो औद्योगिक समाज कहलाता है। मजदूर संघ का क्या अर्थ है, तो किसी भी उद्योग, मिल, कारखाने में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी मजदूर इकट्ठे होकर एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसे मजदूर संघ कहा जाता है। उद्योग के सभी मजदूर इसके क्या सदस्य होते हैं। जैसे हड़ताल के आपको प्रमुख कारण का वर्णन करना है। हड़ताल लोग करते हैं तो इससे क्या कारण है, लोग क्यों करते हैं, तो क्या वेतन वृद्धि की मांग में, कार्यस्थल में की खराबी या अनुचित छटनी या निलंबन, ये है हड़ताल के प्रमुख कारण। पहले वेतन वृद्धि आप समझ गए होंगे, वेतन वृद्धि की मांग करना, कार्यस्थल में खराबी की, जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं है, इसके साथ ही अनुचित छटनी हो रही है, निलंबन हो रहा है, तो भी ये क्या है हड़ताल के कारण है। मैं आपको क्या नॉर्मल पॉइंट बस पढ़ के रखिए, अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जे आप मतलब थोड़ा अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो बातें हैं लिखी वही आप बिल्कुल लिखें एज इट इज। जैसे भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए, तो भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए, क्योंकि भारतीय समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, ओके, धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। समाज का जाति आधार पर विभाजन था तथा जाति धर्म के आधार पर बनी थी। जाति के नियमों को तोड़ना क्या पाप माना जाता था। भारतीय समाज में स्त्रियों की निम्न दशा क्या काफ़ी निम्न थी, जिस वजह से उनका कोई महत्व नहीं रहता गया। और भारतीय समाज में अशिक्षा का बोलबाला था। जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह की मनाही इत्यादि बहुत सी क्या कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी। जैसे श्रमिक आंदोलन किसे कहते हैं, तो श्रमिक आंदोलन से क्या तात्पर्य है, श्रमिक आंदोलन को हम वर्ग आधारित आंदोलन कहते हैं, क्योंकि मजदूरी की आजीविका प्राप्त करने वाले व्यक्ति लोगों के जीवन शैली और समस्याओं, तो श्रमिक आंदोलन में को हम वर्ग आधारित आंदोलन कहते हैं, क्योंकि मजदूरी के द्वारा आजीविका प्राप्त करने वाले सभी लोग की जीवन शैली और समस्याओं का समान होने पर भी अपने आप को एक अलग वर्ग के रूप में देखते हैं। जब कभी भी श्रमिक को यह महसूस होने लगते रहते हैं कि मालिक वर्ग उन्हें कार्य के बदले समुचित मजदूरी नहीं दी जा रही है, उद्योगों में भारी लाभ होने के बाद भी उन्हें बोनस नहीं दिया जा रहा है, मशीनों बहुत पुरानी होने जाने के कारण दुर्घटना की संभावना रहती है, अथवा उनके कार्यों के संबंधित समुचित सुविधाओं का अभाव है, तब श्रमिकों को बढ़ता हुआ असंतोष इन्हें आंदोलित करने के लिए विवश करने लगता है। और इस दृष्टिकोण से श्रमिक आंदोलन एक संगठित विरोध हो जाता है, जो एक विशेष वैचारिक की किससे प्रभावित होने के साथ वर्ग चेतना पर आधारित होता है। तो ये आप श्रमिक आंदोलन समझ गए होंगे। जैसे उदारीकरण के आपको क्या लाभ बताने हैं, गुण बताने हैं, तो उदारीकरण के क्या क्या लाभ देखने को मिले हैं। उदारीकरण से निजीकरण को क्या प्रोत्साहन मिलता है और विभिन्न नियमों व प्रणालियों में सरलता आने से निजी संपत्तियों को आगे आने का अवसर प्राप्त होता है। उदारीकरण से नई प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी का देश में टेक्नोलॉजी का देश में आया सरल हो जाता है और विभिन्न उद्यमी विश्व में विभिन्न श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। विभिन्न व्यवसाय को आपसी में प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए अच्छी क्वालिटी का ध्यान भी रखना पड़ता है। फिर उदारीकरण की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विभिन्न उद्यमियों को व्यापार की ओर आकर्षित करती है, जिससे कम से कम कीमत पर वस्तु का उत्पादन आवश्यक हो जाता है, जिससे उपभोक्ता क्या लाभान्वित होते हैं। जैसे उदाहरणों की सहायता से आपको पर्णीकरण के अर्थ को आपको विवेचना करनी है। पर्णीकरण का क्या अर्थ होता है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। पर्णीकरण आपका सीधे
एक वाक्य में आ सकता है। विपणीकरण का अर्थ होता है जब कोई वस्तु बाजार में पूर्व से खरीदी बेची नहीं जा सकती है हो, किंतु बाजार में खरीदी बेची जा सकती हो, उसे हम क्या कहते हैं? विपणीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे श्रम और कौशल अब ऐसी चीज़ें हैं जो खरीदी और बेची नहीं जा सकती हैं। बाजार में उदाहरण के तौर पर देखें तो मानव अंगों की बिक्री, पैसे के लिए गरीब लोगों द्वारा अमीर लोगों को अपनी किडनी बेचना, ये आपका क्या है? विपणीकरण है। ये पहले से ऐसी नॉर्मल किंतु आवश्यकता पड़ने पर बाजार में बेची जाती है। एक अन्य उदाहरण लें तो विवाह का लिया जा सकता है। पारंपरिक रूप से पहले विवाह परिवार के लोगों द्वारा तय किए जाते हैं, पर अब समाज विवाह ब्यूरो की भरमार है जो वेबसाइट या किसी अन्य माध्यमों से लोगों के कब विवाह तय करते हैं। पूर्व में पारंपरिक रीति रिवाज घर के बड़ों के द्वारा किए जाते थे, अब यह ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाने लगे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सामुदायिक पहचान क्या है और इसकी प्रमुख आपको क्या विशेषताओं का वर्णन करना है। तो सामुदायिक पहचान हमारा क्या कहलाता है? तो जन्म तथा संबंधों पर आधारित होती है, ना कि किसी अर्जित योग्यता या उपलब्धि पर आधारित है। यह इस बात का सूचक है कि हम क्या हैं और ना कि हम क्या बन गए हैं। किस समुदाय में हमारा जन्म लेते हैं हमारे हाथ में नहीं होता है, असल में यह हमारे बस में नहीं होता है। ये हमारा जन्म किस परिवार में हुआ है, समुदाय या देश में होता है। इस प्रकार सामुदायिक पहचान प्रदत्त कहलाती है। विशेषता में देखें तो जो सामुदायिक पहचान जन्म और संबद्धता पर आधारित होती है, ना कि अर्जित योग्यता पर। यानी हमारी जो पहचान है, हमारी जो जाति है, अब जाति में अगर आपका नियंत्रण नहीं है, आपकी जाति में आपका जन्म हुआ है, आप जैसे ओके कई सारी जातियाँ हैं, लेकिन आपका इसमें बस नहीं है कि आपकी जाति में हुए हैं, तो ये आपकी सामुदायिक पहचान क्या है? तो इसमें आपकी जाति आधारित है, जन्म से आपके आधारित है, समाज से आपके ये है प्रभावित, आपकी अर्जित योग्यता से इसमें मतलब नहीं होता है। सामुदायिक पहचान से जुड़े लोग सुरक्षा और संतुष्टि की भावना महसूस करते हैं। इस तरह की पहचान को प्रदत्त कहा जाता है क्योंकि ये जन्म से निर्धारित होती है और उसमें व्यक्ति की पसंद शामिल नहीं होती है। ये प्रदत्त है, प्रदत्त यानी हमें जाति हमें दी गई है, ये हमारी पसंद नापसंद पर निर्भर नहीं कि हमें इस जाति में जाना है, हमें इस जाति में जाना है, ये हमें क्या है? जन्म से ही मिली है। इस भावना का एक मुख्य पहचान भावनात्मक पहचान है। यह निवासियों के भावनात्मक जुड़ाव और अपने समुदाय से जुड़े लोगों की भावना को क्या दर्शाता है। नेक्स्ट, वर्तमान समाज में नागरिक समाज की क्या प्रासंगिकता है, समझाइए। तो वर्तमान समय में नागरिक समाज की प्रासंगिकता बताना है। तो नागरिक समाज उस व्यापक कार्यक्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी क्षेत्र से परे होता है किंतु राज्य तथा बाजार दोनों के क्षेत्र से बाहर होता है। नागरिक समाज सार्वजनिक क्षेत्रों को गैर राजकीय तथा गैर बाजारी हिस्सा है। इसमें व्यक्ति की संस्थाओं और संगठनों के निर्माण के लिए एक दूसरे के जुड़ जाते हैं। बाकी आगे इस प्रकार से दिया हुआ है वर्तमान समाज में नागरिक समाज का प्रासंगिकता। कम इंपॉर्टेंट नॉर्मल आपको पढ़ के रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूंगा, प्रॉपर आप पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्व प्रश्नोत्तर के साथ ही प्रश्नोत्तर प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा सोशियोलॉजी कोर्स में। तो आपको क्या कंप्लीट मटेरियल प्राप्त करने के लिए क्लास तो सोशियोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स को लेने के लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको सोशियोलॉजी कोर्स लेना है। फीस बहुत कम है ओके और कम समय भी रह गया है, इसलिए मैं आपको डिस्काउंट यहाँ दे दिया गया है। सोशियोलॉजी 80 जब कोर्स लीजिए आप तो कूपन कोड में सोशियोलॉजी 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, सीधे दोस्तों आपको 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। यानी नाम मात्र की फीस में कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अच्छी तैयारी कर पाएंगे और रिवीजन भी आप कर पाएंगे, बार बार रिवीजन भी आप कर पाएंगे क्योंकि आपके पास होगा फिर पीडीएफ मटेरियल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मजदूर वर्ग की समस्याओं का वर्णन कीजिए। सिंपल है, मजदूर वर्ग की समस्या क्या है? आर्थिक शोषण हो रहा है, अस्थायी रोजगार है, मतलब रोजगार उनका फिक्स नहीं रह पाता, इसके साथ ही जोखिम भरा होता है। और जब मजदूरों को अगर काम मिलता है तो जोखिम भरा रहता है, भारी भारी मशीनों में काम करना पड़ता है, खतरनाक रसायनों के वातावरण में काम करना पड़ता है। इससे कई बार उन्हें दुर्घटनाएं घट जाती हैं, शारीरिक आयोग हो जाती है। ओके, जैसे खतरनाक मशीनों में काम कर रहे हैं ओके, तो उनकी क्या जान को जोखिम होता है। तो ये उनकी मेन समस्या है, आर्थिक शोषण हो रहा है और जो रोजगार मिल रहा तो अस्थायी रोजगार है वो फिक्स नहीं है, और रोजगार मिल भी गया तो वो जोखिम भरा होगा। तो उनकी यह प्रमुख समस्या है। अब सिंपल है, यहाँ ज़्यादा समझने की बात नहीं रहने वाली, पॉइंट एक बार पढ़ेंगे आपको तैयार हो जाएगा। औद्योगिकरण का श्रमिकों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? उद्योग जैसे बढ़ रहे हैं, श्रमिकों का क्या नकारात्मक प्रभाव है कि अधिक मशीनों वाले उद्योगों में कम लोगों को काम दिया जाता है। इससे क्या है, बेरोजगारी बढ़ती है। जहाँ उद्योगों में क्या है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, मशीनों का प्रयोग हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग हो रहा है, तो मजदूरों की अब क्या आवश्यकता तो है। मशीनों को कौन चलाएगा? व्यक्ति चलाएंगे, तो मशीनों चलाने के लिए आवश्यकता है। लेकिन अब जो मशीन का जो काम करने वाला था, जैसे पैकेजिंग का काम अब मशीनों से होने लगा, पहले क्या है लोग हाथों से करते थे, तो अब क्या है लोगों को इससे कम लोगों को इसमें काम मिल रहा है। परंतु जो भी है होते हैं उन्हें भी मशीन की गति से कार्य करना पड़ता है। अगर जिन लोग काम वहाँ कर भी रहे हैं उन्हें भी उसी मशीन की स्पीड से काम करना पड़ता है, उनमें काम के प्रति लगाव नहीं रह जाता है।
कामगारों का कार्य करने के समय दौरान विश्राम काफ़ी कम समय दिया जाता है, उन्हें आराम करने का कम समय दिया जाता है, जिस कारण से वह 40 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते बुरी तरह से थक जाते हैं और स्वैच्छिक अवकाश ले लेते हैं। कंपनियां बाहरी स्रोत से कार्य करवाती हैं। अगर सप्लाई समय पर नहीं हो जाती है तो कामगारों पर क्या तनाव आ जाता है और अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट जनजातीय आंदोलन पर आपको लघु टिप्पणी लिखनी है, यानी जनजातीय आंदोलन पर आपको टिप्पणी बतानी है। तो ये आपका दिया है जनजातीय आंदोलन के बारे में। अब सिंपल आपका देने वाले से आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका दिया जनजातीय आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले चले सामाजिक आंदोलन की विशेषता बताइए, यानी आज़ादी से पहले कई सारे सामाजिक आंदोलन चले, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। पहला कि हिंदू धर्म को तार्किक रूप से स्थापित करना, क्योंकि इसमें मुस्लिम शासकों तथा अंग्रेजों के कई थपेड़ों से झेला है। फिर ये आंदोलन परंपरागत रूढ़िवादी विचारधाराओं को समाप्त करके उनकी जगह नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। ये आंदोलन जाति व्यवस्था की असमानता की बेड़ियों को तोड़कर समानता और भाईचारे की भावना स्थापित करना चाहते थे। ये आंदोलन भारतीय जनता में प्यार, भाईचारा, सहनशीलता, त्याग आदि की भावना का विकास करना चाहते थे। ये आपकी आज़ादी से पहले चले सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं, तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमारे 3 नंबर वाले महत्व स्थिति मैंने आपको कवर करा दिए हैं, इससे पहले भी बताए थे, तो उन वीडियो को भी जाकर आप देख लीजिएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेस पे जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर आपको है तैयार कर लेना है। आगे दोस्तों आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन रह जाते हैं, वो हम क्या कवर कर लेंगे। तो वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है तो कमेंट आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।